स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में जो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे वो थे औरंगजेब और उनकी मृत्यु हुई 1707 में। और उनके बाद जो उनके मुगल सूबेदार थे या बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या है अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया था और अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी, कब्जा जमा लिया था रियासतों पर। अब क्या है, दिल्ली का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा था, क्योंकि दिल्ली पर किसका शासन था? मुगलों का। अब मुगल शासक क्या है, औरंगजेब के बाद कमज़ोर थे। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्टेज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। आपको पता ही होगा बच्चों, सबसे पहले अंग्रेज आए थे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो कैसे उन्होंने एक व्यापारी से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना स्थापित की, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो कैसे आते थे ये इंग्लैंड से, जो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो कंपनी थी कैसे आई थी भारत? ये देखो, इंग्लैंड इधर से ये होते हुए केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का है, यहाँ से होते हुए ये भारत में पहुँचे थे। यहाँ पे क्या है, बम्बई है और इधर क्या है, मद्रास है, इधर ये पहुँचे थे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर प्रदान कर दिया था। चार्टर मतलब इजाज़तनामा दे दिया था कि आप पूरब से व्यापार कर सकते हो। उनको क्या है, पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। और इस इजाज़तनामे का मतलब क्या था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन बच्चों, दूसरी जो कंपनियां थी यूरोप की, वो क्या है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन जो ब्रिटेन की थी वो कंपनियां इससे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो इसलिए क्या है, सभी कंपनियां क्या चाहती थी, एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी व्यापार के मामले में। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। और जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक क्या है, पुर्तगालियों ने क्या है भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। तो सबसे पहले कौन पहुंचे थे बच्चों? पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा, जो 1498 में पहली बार भारत पहुंचे थे। और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लग गए थे। और उनके कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। तो व्यापारिक कंपनियों में क्या है, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, उनमें क्या है, भारत से व्यापार करने के लिए क्या थी, होड़ थी। क्यों थी बच्चों ये होड़? जो भारत का बना बारीक सूती कपड़ा था, जो रेशम था भारत का, और काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जो थी भारत की, उनकी मांग क्या है, यूरोप में ज़बरदस्त थी। और भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें क्या है, बढ़ने लगी थी। और जो कंपनियां थी, व्यापारिक कंपनियां थी, उनका मुनाफा गिरने लगा था और उनमें क्या है, व्यापारिक होड़ हो गई थी। व्यापारिक कंपनियां क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या है, लड़ाइयाँ भी लड़ने लगी थी। क्यों लड़ने लगी थी? व्यापार करने के मामले में। जैसे भारत में ये सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में एक दूसरे से क्या चाहती थी कि सिर्फ हमारा ही एकाधिकार रहे, दूसरी कोई रुकावट हमारे सामने ना आए। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने क्या है और तरीके भी अपनाए, जैसे दूसरी कंपनी के जहाज़ों को वो डुबो देती थी या अन्य कोई रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। अब यूरोपीय कंपनियों का जो यह व्यापार था वो हथियारों की मदद से चल रहा था
और व्यापारिक चौकियों को क्या है किले बंद किया जा रहा था, जिससे क्या है उनको सुरक्षा मिल रही थी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने, व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण क्या है भारत के जो स्थानीय शासक थे उनसे भी कंपनी के टकराव होने लगे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वह कहाँ स्थापित हुई, कब हुई। तो ये बच्चों आपको पता ही चल गया, पहली जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो व्यापारियों को फैक्टर किसको कहा जाता था? व्यापारियों को। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। और उन 3 गांवों में से एक गांव कौन सा था? कालीकाता, जो बाद में क्या बन गया? कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो फरमान का मतलब क्या होता है बच्चों? शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन जो कंपनी के अफसर थे वो भी क्या है निजी तौर पर व्यापार चलाते थे और लेकिन उन्हें यह छूट नहीं थी। तो उन्होंने भी क्या है बाद में शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में क्या है जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने क्या है कंपनी और इसके अधिकारियों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगर विरोध होगा तो क्या होगा बच्चों? युद्ध होंगे। तो व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे और सारे ही नवाब जो थे बंगाल के वो बच्चों क्या थे? ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। जिनमें कौन थे? सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खान और उनके बाद आए अली वर्दी खान और उनके बाद आए सिराजुद्दौला। उन्होंने कंपनी को क्या है रियायत मतलब छूट देने से मना कर दिया। किस में छूट? कर में छूट देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, गिफ्ट मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसके किलेबंदी को भी बढ़ाने से रोक दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की जो राजस्व वसूली है वह कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन कंपनी क्या है टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। क्या कहा उन्होंने कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अगर उन्हें व्यापार फैलाना है तो उनको अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। और आपस में ये जो टकराव था कंपनी और बंगाल के शासकों के बीच वो क्या है दिनों दिन गंभीर होते गए और जिसका परिणाम क्या निकला? प्लासी का युद्ध। 1757 में फेमस युद्ध हुआ, प्रसिद्ध युद्ध हुआ प्लासी का। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी क्या चाहती थी? कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली क्या होती है? खिलौना होता है जिसको हम अपने इशारों पे नचाते हैं। तो ऐसे ही क्या है अंग्रेज जो थे वो नवाबों को, बंगाल के शासकों को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे।
जिससे क्या है उन्हें क्या फ़ायदा मिले, व्यापारिक रियायत मिले और अन्य सुविधाएं भी आसानी से मिल सके। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए और जिससे क्या है उन्हें यहाँ पे व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाएगा बिना किसी मुसीबत के। कंपनी को लेकिन क्या है कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने क्या है हुक्म दे दिया कंपनी पर हमला करने का और 30,000 सिपाहियों के साथ क्या है नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और उन्हें क्या है नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और लेकिन नवाब सिराजुद्दौला जो है बड़ा शक्तिशाली था, हार नहीं सकता था। लेकिन जो उसका एक सेनापति था मीर जाफर, उसकी टुकड़ी ने क्या है युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अपने साथ मिला लिया था, जिससे क्या कहकर मिलाया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो प्लासी के युद्ध में फिर बच्चों आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं किसकी विजय होगी, कंपनी की विजय हुई और सिराजुद्दौला जो है वो मारा गया। अब प्लासी किसके ऊपर प्लासी का नाम प्लासी पड़ा बच्चों? प्लासी का नाम जो है यहाँ पे क्या है प्लाश के फूल बहुत पाए जाते हैं। इन फूलों के कारण ही क्या है यहाँ पे इसका बिगड़ कर नाम क्या है प्लासी पड़ा है। और इन फूलों से क्या बनाया जाता है बच्चों? गुलाल बनाया जाता है, जिससे क्या है हम होली पर इस्तेमाल करते हैं। अब प्लासी की जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। अब प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार क्यों नहीं चलते थे? क्योंकि उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर अब कंपनी क्या करे? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने मीर जाफर का विरोध किया और मीर जाफर को हटाकर उसकी जगह पे मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और उसको भी हराना पड़ा। अब मीर कासिम को हटाकर किसको दोबारा से नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई बच्चों? 1757 में और बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। अब आपसे पूछता है कि प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच हुई? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया और अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी को और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहिए। तो इसके लिए क्या है 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब क्या है कंपनी को पता चल चुका था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा इतने सारे खर्चों को चलाने के लिए। तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को अब बंगाल का जो विशाल राजस्व संसाधन था उस पर नियंत्रण मिल गया। अब क्या है उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था और अब उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि पहले जो उसे रेशम या सूती कपड़ा या जो मिर्च मसाले हैं वो खरीदने के लिए क्या है अपना सोना चांदी देना पड़ता था, अब उसे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता।
अब प्लासी की जंग के बाद क्या है, ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो क्या है, सोना बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि जो आमदनी भारत से होती थी उसी कमाई से कंपनी अपना जो व्यापार था, जो सूती कपड़े का या रेशमी कपड़े का, वो खरीद सकती थी, अपना व्यापार जो है कर सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण भी कर सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का मतलब क्या था कि उसके पास क्या है, काफ़ी सारा धन होना, शाही खजाना होना। तो यह कहाँ से आया बच्चों, जो कंपनी के अधिकारी थे खुद भी अब क्या है, अपना व्यापार करने लगे थे और काफ़ी मुनाफा जो है कमाने लगे थे। तो उनके ऐशो आराम और संपन्नता को देखकर इंग्लैंड की जो प्रजा थी, यहाँ से जाने वाले अधिकारियों को क्या कहती थी, नवाब कहती थी, जो क्या है, नवाब का ही बिगड़ा हुआ रूप है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। अब खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र क्या थी, 18 साल थी। लेकिन 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,11,02 पौंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात तो यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी और 1774 में उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उनके ऊपर, उनसे तो वह बरी हो गए थे। लेकिन कंपनी के जो है सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अफसर जो है साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और वहाँ के लोग क्या है, उन्हें नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। क्यों उड़ाया जाता था? जो साधारण परिवारों से आए थे और वापस जाकर जो है भारत से इंग्लैंड में जब वो वापस गए तो उन्होंने क्या है, अपना आलीशान जीवन जिया। तो उनका क्या है, वहाँ नाटकों और कार्टूनों के माध्यम से मजाक भी उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखें तो बहुत सारी बातें क्या है सामने आएंगी। उसने क्या है, किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। सीधा जो है आक्रमण नहीं किया, बल्कि क्या किया, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन अपनाए कंपनी ने। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी रेजिडेंट कौन होते थे? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और इनका काम क्या था, कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे बदले में क्या मिलता था, कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थी। कौन? रियासतें। भारतीय जो रियासतें थी वो सहायक सेना का जो खर्चा आता था उसको देती थी। अगर कोई भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल जो
कब से कब तक रहे? 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ज़्यादातर क्या है, भारतीय रियासतों पर अंग्रेज जो है कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी, कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने क्या है मरते दम तक ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। उनमें थे टीपू सुल्तान, जिनका दूसरा नाम क्या है, शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मैसूर है। हैदर अली, जिनका शासनकाल क्या है 1761 से 1782 तक रहा, उनके प्रसिद्ध पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 तक रहा, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अब मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट कौन सा है बच्चों? ये जो है जैसे इंडिया का मैप है, मान लो, तो इधर क्या है हमारा केरल है, और ये क्या हो गया फिर आपका मालाबार तट हो गया, ये जो इलाका है। तो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, जिससे क्या है कंपनी को क्या है घाटा हुआ। और टीपू सुल्तान ने क्या है भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। क्यों किए बच्चों घनिष्ठ संबंध? क्योंकि उनको क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेना था, या ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार व्यापार में नहीं देना था। अब कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। अब क्या है भारतीय जो शासक थे, मराठे थे या हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने ही क्या है कंपनी का साथ दिया, जिसके कारण क्या है टीपू सुल्तान को वो हराने में सफल हो गए और उन्हें संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनको क्या है 2 बेटे उनके अंग्रेजों ने बंधक बना रखे थे। अब ये क्या है टीपू सुल्तान के बेटे हैं जिनको क्या है अंग्रेजों ने बंधक बनाया हुआ था। अब ऐसे फोटो बनाने में क्या है अंग्रेजों को क्या है मज़ा आता था, जिसमें उनकी शान शौकत या दबदबा दिखाई देता था। सुल्तान ने जो एकाधिकार स्थापित कर लिया था, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के साथ जो संबंध स्थापित कर लिए थे और उनकी जो व्यापार पर जो पाबंदी लगा दी थी, उससे क्या है अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे, और ऐसे राजाओं को क्या है वो नियंत्रित और कुचलना चाहते थे। तो मैसूर के साथ क्या है अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहली जंग हुई 1767 से 69 के बीच, दूसरी हुई 1780 से 84 के बीच, और तीसरी हुई 1790 से 92 के बीच, और अंतिम 1799 में हुई, जिसमें क्या है टीपू सुल्तान मारे गए 4 मई 1799 को। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो सहायक संधि के अंतर्गत क्या था, भारतीय रियासत को ही सहायक सेना का खर्चा देना पड़ता था, और कौन राजा बनेगा और जो भी महत्वपूर्ण फैसले थे उनको क्या है अंग्रेजों द्वारा ही लिया जाता था। नवाब जो है कठपुतली बनकर ही रह जाता था। टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशाल का एक खिलौने की तस्वीर है, मशीनी खिलौने की तस्वीर है, जिसमें क्या है उनकी महत्वाकांक्षा दर्शाई गई है। इसमें क्या है एक हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। और अब यह खिलौना शेर जो है लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई थी। और तब क्या है, अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। तो ऐसा सुनने में आया है बच्चों की 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। तब उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी उनकी जमीन पर गिर गई थी। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और तभी से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। और उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। मराठों से लड़ाई। अब ऊपर हमने पढ़ा मैसूर से लड़ाई और अब है मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें क्या है, अहमद शाह अब्दाली जीते थे। और किसके साथ हुई थी ये लड़ाई? मराठों के साथ। मराठों के हारने के साथ ही मराठों का सपना जो है चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर किस किस ने संभाली? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे राजवंशों ने संभाली। ये सारे सरदार एक पेशवा किसको बोलते थे? सर्वोच्च जो मंत्री था या प्रधानमंत्री बोलते हैं, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? गठबंधन। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा क्या हुआ? उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी अपनी आक्रामक नीति पर चल रही थी, अपने विस्तार की नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। उनकी सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने उनकी इस नीति का विरोध नहीं किया बच्चों। उदाहरण के लिए कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास जब किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो क्या है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें क्या है, अंग्रेजों को काफ़ी आम शासकों द्वारा विरोध किया गया। सभी जो है शासक या नवाब जो है कठपुतली नहीं थे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां कंपनी ने अपना अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद थी पंजाब की बारी। यहाँ लेकिन क्या था, महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। यहाँ पे क्या है,
रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद ही इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब सहायक संधि के बाद आती है विलय की नीति बच्चों। अब विलय की नीति क्या थी? इसमें क्या है, जब किसी शासक की मृत्यु हो जाती और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उसकी रियासत को क्या है, हड़प कर लिया जाता था। अब यह विलय की नीति कब से कब तक रही? 1848 से 1856 के बीच चली। किसने चलाई थी यह विलय की नीति? लॉर्ड डलहौजी ने। और सहायक संधि किसने चलाई थी बच्चों? वेल्जली ने। तो ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पहले तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं होगा तो उस राजा की मृत्यु के बाद क्या है, वो अपने एकाधिकार में ले लेंगे उस रियासत को। लेकिन बाद में क्या है, उन्होंने एक नया तर्क दे दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए वे अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसलिए उन्हें क्या है, मजबूरन अवध पर कब्जा करना पड़ा है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में क्या है, गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो 1857 की क्रांति के यहाँ पे आपको जो है कारण समझ में आ गए होंगे बच्चों। जो भारतीय रियासतें थी उनकी उन रियासतों को हड़पना विलय की नीति व सहायक संधि के माध्यम से, तो 1857 की क्रांति उसी का परिणाम थी। अब ये क्या है, यहाँ पे बच्चों ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासतों को दिखाया गया है। तो जो रेड कलर है वे क्षेत्र क्या है, भारतीय रियासतें हैं, और जो येलो कलर है वह ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं। तो 1797 का ये चित्र है और यह चित्र 1840 में है, जिसमें क्या है, भारतीय रियासतों का क्षेत्र जो है कम होता जा रहा है। फिर 1857 में क्या है, ज़्यादातर क्षेत्रों पर येलो कलर जो है, पीला रंग जो है नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजों ने जो है अपने क्षेत्र बढ़ा लिए थे। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो कब से कब तक रहे गवर्नर जनरल, 1773 से 1785 तक, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने अपनी कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था, ब्रिटिश इलाके जो क्या है प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उसमें 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार कौन से गवर्नर जनरल ने किए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करती थी। अब काजी कौन होता था, जो एक न्यायाधीश होता था उसको बोलते हैं, और मुफ्ती कौन था, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी इसी की व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। तो माबियो का मतलब क्या है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। तो इंग्लैंड की जो संसद है बच्चों,
उसके दो क्या है सदन हैं, दो हाउस है। पहला हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये दो है, इनमें ऊपरी सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यह भी प्रश्न बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर जो है सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम क्या था? लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए आर्मी कहते थे। मतलब सिपोए किसे कहते थे? भारतीय शब्द जो सिपाही से बना है। सिपोए क्या था? भारतीय शब्द सिपाही का ही अंग्रेजी नाम है। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलोक से लैस होते थे। अब मस्केट क्या थी? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। और मैचलोक क्या था? मैचलोक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अब धर्मशास्त्र क्या था? संस्कृत की ऐसी कृतियां जिसमें क्या है? सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। और भारतीय लोगों को क्या है? अपनी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भारतीय सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह हमें सिपाहियों की दुनिया की झलक दिखाता है, जिसके बारे में क्या है आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो अब आ जाता है आपका इस पाठ का निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। जहां वो व्यापार करने आई थी सिर्फ, अब क्या है उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था।
19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब हमारे पाठ में क्या है, अन्यत्र भी होता है बच्चों, तो वो हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय, कब हुआ दास प्रथा का अंत बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में 1834 में। दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या, जब दास प्रथा का अंत हुआ 1834 में, तब दासों की संख्या कितनी थी? 36,774। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा यहाँ पे ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशु के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। लेकिन इसके विपरीत जो वहाँ पे मौजूद दर्शक थे, उनके चेहरे हंसते हुए व असंवेदनशील थे। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या है बच्चों, दास प्रथा का बोलबाला था। लेकिन 1834 में क्या है, इसका अंत कर दिया गया था। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। थैंक्स।